सुप्रभात। मैंने ट्रांजिस्टर के 6 वीडियो आपके सामने एक ही लेसन के मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आप ट्रांजिस्टर की जानकारी, ट्रांजिस्टर का लास्ट जो टॉपिक है आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आज आप देखेंगे ट्रांजिस्टर की जो नंबरिंग सिस्टम होता है, जो नंबर होता है, उसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर के ऊपर जो नंबर होते हैं उन नंबरों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ट्रांजिस्टर नंबर, ट्रांजिस्टर पे जो नंबर होते हैं उन नंबरों की आप जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से ये नंबर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में विभिन्न प्रकार के नंबर होते हैं। ये जो नंबर होते हैं वो उन पे प्रदर्शित रहते हैं और ट्रांजिस्टर में जो प्रथम अक्षर होता है वो उसका पदार्थ, कि ट्रांजिस्टर किस पदार्थ से बना होता है, उसको प्रदर्शित करता है और उसका जो सेकंड अक्षर होता है वो उसका कार्य को प्रदर्शित करता है। ट्रांजिस्टर के ऊपर जो नाम होते हैं वो अंग्रेजी की जो वर्णमालाएं होती हैं उनमें 2 अक्षर होते हैं। पहला जो अक्षर होता है वो प्रदर्शित करता है कि ट्रांजिस्टर किस पदार्थ का बना होता है और दूसरा जो अक्षर होता है वो ट्रांजिस्टर के कार्य को प्रदर्शित करता है। अगर आपके सामने जैसे BC 148 ये ट्रांजिस्टर के ऊपर अंकित है, तो B से मतलब होता है पहला यह है, यह पदार्थ, तो पदार्थ B से मतलब होता है सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन से बना होता है। और अगला जो C है, C का मतलब क्या होता है, AF पावर एम्पलीफायर। तो दूसरा जो अक्षर होगा वो ट्रांजिस्टर का कार्य को प्रदर्शित करता है और आगे के जो ये अक्षर होते हैं जो अपने पास अंकगणित के अंदर होते हैं वो कंपनी के कोड होते हैं। इसी चीज में हमें सभी ट्रांजिस्टर के बारे में पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो अक्षर होगा उसके बारे में मैं आपको विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। तो पहला जो अक्षर होगा, पहले अक्षर के बारे में आप, तो पहले अक्षर से जो पदार्थ बना है, तो पहले अक्षर से बना पदार्थ है उसकी आप जानकारी आप प्राप्त करेंगे। सभी ट्रेनिंग आप नोट करते चलेंगे। अगर पहला अक्षर आपके सामने, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके सामने पहला अक्षर A है तो A का मतलब होगा आपके सामने जो ट्रांजिस्टर आप हाथ में ले रखा है वो होगा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर है वो जर्मेनियम पदार्थ का बना होगा। अगर आपके सामने पहला अक्षर B है, अगर आपके सामने पहला अक्षर B है
तो उसका मतलब होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। अगर आपके सामने अक्षर सी है तो आपको सिलिकॉन के अंदर बी है, बी का मतलब है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। अगर आपके सामने सी है तो उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि सिंगल जंक्शन बेलेनियम आर्गेनाइड से बना पदार्थ है। तो उसमें क्या होगा, सिंगल और उसके बाद में हमें जंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होगा, सिंगल जंक्शन है और जो पदार्थ है वो होगा गैलेनियम आर्सेनाइड। वो होगा गैलेनियम और उसके बाद में आता है आर्सेनाइड से बना पदार्थ। अगर आपके सामने सी है तो सिंगल जंक्शन है और गैलेनियम आर्सेनाइड से बना पदार्थ है। यहाँ पे ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन और सी के बाद में आता है अपने पास डी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में मिलता है सीधा एफ। एफ में आप देखेंगे सिंगल जंक्शन होगा। तो इसी प्रकार से सिंगल जंक्शन और जो उसमें मिला रखा है वो है इंडेनियम। क्या होगा, इंडेनियम मोनो आर्सेनाइड। यहाँ पे आप देखेंगे मोनो आर्सेनाइड से बना पदार्थ। उसके बाद में अगर एफ है सिंगल जंक्शन इंडेनियम मोनो आर्सेनाइड से बना पदार्थ है। यहां पर अगर आपके सामने आर, तो ये होता है फोटो कंडक्टिव पदार्थ। फोटो कंडक्टिव पदार्थ। इनके बारे में पहले जो अक्षर है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। फिर से रिपीट करना, अगर आपके सामने ट्रांजिस्टर पे पहला अक्षर ए है उससे हमें पता लगता है कि वो जर्मेनियम में पदार्थ से बना है। अगर आपके सामने बी है सिलिकॉन पदार्थ से बना है। अगर सी है सिंगल जंक्शन है और बेलेनियम आर्सेनाइड से बना है। उसके बाद में एफ है सिंगल जंक्शन इंडेनियम मोनो आर्सेनाइड है से बना पदार्थ है। अगर आपके सामने एर है फोटो कंडक्टिव पदार्थ है। इनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। अगर आपके सामने अक्षर सेकंड है उसकी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। प्रथम अक्षर की जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार से हमें दूसरा जो अक्षर है उसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि दूसरा जो अक्षर होगा वो किसको प्रदर्शित करता है।
दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर का कार्य यहां पर हम देखेंगे कि अगर आपके सामने पहला ए है, इससे हम देखते हैं कि अपने पास डिटेक्टर डायोड और हाई स्पीड डायोड है। उसके बाद में देखेंगे आप क्या है, डिटेक्टर डायोड और हाई स्पीड अगर आपके सामने बी है तो बी का में पता रहना चाहिए कि बी से क्या है, परिवर्तनशील कैपेसिटेंस डायोड। परिवर्तनशील कैपेसिटेंस डायोड साथ साथ में हम नोट करेंगे। पहला अक्षर होगा वो डिटेक्टर डायोड हाई स्पीड डायोड, अगर बी होगा परिवर्तनशील कैपेसिटेंस डायोड। अगर आपके सामने सी है तो सी से आर एफ एम्पलीफायर, नहीं आर एफ नहीं होगा, ए एफ एम्पलीफायर। सी अगर दूसरा अक्षर सी है वो होगा ए एफ एम्पलीफायर, और ए एफ की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मैं बता रहा हूँ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके सामने डी है तो ए एफ पावर एम्पलीफायर, ए एफ पावर एम्पलीफायर। अगर आपके सामने डी है तो, अगर आपके सामने डी के बाद में आता है ई, तो डी अपने पास है वो होता है ट्यूनिंग डायोड, जर्नल डायोड। यहां पे अगर आपके सामने डी के बाद में अगर एफ है वो होगा आर एफ एम्पलीफायर। अगर आपके सामने एल है तो एल का मतलब होगा आर एफ पावर एम्पलीफायर। यहां तक आप देखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर दूसरा अक्षर आपके सामने ए है वो होगा डिटेक्टर डायोड और हाई स्पीड डायोड होता है, उसकी जानकारी हमें देगा। उसी प्रकार से बी है परिवर्तनशील कैपेसिटेंस डायोड। अगर सी है उसमें होगा ए एफ एम्पलीफायर, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैंने बता दी है कि ए एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। उसी प्रकार से अगर आपके सामने अगर डी है तो ए एफ पावर एम्पलीफायर होता है, ई है ट्यूनिंग डायोड होता है, टनल डायोड होता है। उसी प्रकार से एफ है आर एफ एम्पलीफायर होगा, और अगर एल है आर एफ पावर एम्पलीफायर होता है। इसी कड़ी के रूप में इनको आगे के दो और होते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं, सभी आप
श्रेणी, इन चीजों को आप नोट करते चले जाएंगे। उसके बाद में एल के बाद में अगर आपके सामने अक्षर यू है, यू अक्षर की भी हमें पता रहनी चाहिए, तो वो होता है आर एफ एम्पलीफायर। अगर यू है वो भी होगा आर एफ पावर, पावर एम्पलीफायर। और अगर आपके सामने जेड है तो जेड का भी हमें पता रहना चाहिए कि दूसरा अक्षर आपके सामने जेड है तो वो होगा जीनर डायोड, जीनर डायोड। यहां पर इन अक्षरों की हमें जानकारी पता रहनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एम्पलीफायर की जो नंबरिंग सिस्टम होती है उसके बारे में भी हमें पता रहनी चाहिए। यहाँ पर आज आपको मैंने नंबरिंग सिस्टम की जानकारी दी है। उसी नंबरिंग सिस्टम से आप ट्रांजिस्टर की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते चले जाएंगे। और मेरे साथ में आप नोट कर रहे हैं, उन्हें को आप नोट करते चले जाएंगे। यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक होगा वो आपके सामने नंबरिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको जो एम्पलीफायर है उसमें कुछ जो हिस्सा है वो छुटा हुआ है, तो डिस्टोर्शन के बारे में आपको नहीं बताया गया है। यहाँ पे आज देखेंगे आप डिस्टोर्शन। आप एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन नोट करेंगे साथ में मेरे। डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन की आप जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने पहले आपको ट्रांजिस्टर के नंबरिंग के बारे में बताई थी। यहाँ पर मैं एम्पलीफायर में एक टॉपिक बचा हुआ था, उसकी जानकारी हम एम्पलीफायर में पढ़ा भी चुका हूँ। उसमें ये डिस्टोर्शन बचा हुआ है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, तो एम्पलीफायर वाले जो वीडियो है उसको देखकर उसी में डिस्टोर्शन भी आप देखेंगे। अपने पास जो एम्पलीफायर होते हैं, किसी एम्पलीफायर द्वारा बढ़ा हुआ सिग्नल, जो सिग्नल है एम्पलीफायर है उसके आउटपुट में हम देखते हैं तो हमें बढ़ा हुआ सिग्नल प्राप्त होता है। और बढ़ने के बाद में जो सिग्नल वो होता है एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया होती है उसमें। उस दौरान क्या हो जाता है कि उसमें एक विकृति हो जाती है, तो यह क्रिया डिस्टोर्शन कहलाती है। जो हम इनपुट में सिग्नल देखते हैं और इनपुट में सिग्नल, जैसे अपने पास एक एम्पलीफायर है, यहाँ पर इस एम्पलीफायर में जो इनपुट में हम सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में जो हमें सिग्नल बढ़ के तो मिलता है, लेकिन एम्पलीफिकेशन जब प्रक्रिया होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इस सिग्नल में एक विकृति पैदा हो जाती है इसी प्रकार की, उसे हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। यहाँ पे जो डिस्टोर्शन है वो कई कारणों से हो सकता है। वो कारण है, पहला कपलिंग कैपेसिटर, उसके द्वारा भी हो सकती है, या जो बाईपास है कैपेसिटर है वो कमजोर या वीक होने से भी हो सकती है। कपलिंग कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके जो टर्न्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होने से भी हो सकती है। उसके बाद में लाउड स्पीकर है, वो भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ट्रांजिस्टर का ओवरलोड होना, उससे भी ये विकृति पैदा हो सकती है, उससे भी ये डिस्टोर्शन हो सकता है। रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एम्पलीफायर सर्किट में, वो भी खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी डिस्टोर्शन पैदा हो सकता है।
ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस की 22 में अगर परिवर्तन होता है उससे भी ये डिस्टोर्शन पैदा हो जाते हैं। आप इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे साथ में। ये अपने पास कारण होते हैं डिस्टोर्शन होने के। डिस्टोर्शन है अपने पास 4 प्रकार के होंगे। उन चारों प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला डिस्टोर्शन होगा वो होगा एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन। पहले हमें एम्पलीट्यूड के बारे में पता रहना चाहिए कि अपने पास ये जो सिग्नल होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। इसमें डिस्टोर्शन पैदा होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन। एम्पलीट्यूड है उसमें जब आउटपुट में ये सिग्नल मिलता है तो इसका कुछ हिस्सा, जैसे ये हिस्सा कट जाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इसी कड़ी के रूप में पहला जो डिस्टोर्शन होगा वो होता है एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप इस चीज को नोट करते चलेंगे। एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने बताया भी है कि किस प्रकार से होता है एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन। इसमें नंबर 1, इसके अंदर क्या होगा कि जब बढ़ा हुआ जो सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैंने ये हमें जैसे आउटपुट में बढ़ा हुआ सिग्नल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा कट जाता है, एम्पलीट्यूड कट जाता है, यह डिस्टोर्शन है। एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन कहलाता है। यह अपने पास देखें तो सबसे गंभीर प्रकार का डिस्टोर्शन होता है। सबसे गंभीर प्रकार का डिस्टोर्शन है की श्रेणी में एम्पलीट्यूड आता है, क्योंकि इससे हम देखते हैं कि इसके प्रभाव से सिग्नल के जो अपने पास मौलिकता होती है वो मौलिकता समाप्त हो जाती है। इस डिस्टोर्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास जो सिग्नल है, सिग्नल के दोनों हाफ साइकिलों का हम क्या करते हैं, समान रूप से एम्प्लीफिकेशन करते हैं। उसके बाद में अपने पास आता है नंबर 2 अपने पास फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है। यदि किसी अपने पास कोई भी एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के सिग्नल में पूरे AF जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, उसे शॉर्टकट में हम AF की रेंज की सभी फ्रीक्वेंसी विद्यमान नहीं होती है, तो क्या होगा, उसमें होने वाला डिस्टोर्शन जो कहलाएगा उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन कहेंगे। इसका जो कारण होता है वो होता है कपलिंग कैपेसिटर तथा ट्रांसफार्मर का उपयुक्त आकार, वह उसका जो मान होता है, मान का सही ना होना। इस दोष को हमें दूर करने के लिए क्या करते हैं, हाई या हाई फिडेलिटी प्रणाली का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अपने पास नंबर 3 पे आता है फेज डिस्टोर्शन। फेज डिस्टोर्शन के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। यहाँ पे जो फेज होता है, जो एम्पलीफाइड सिग्नल मतलब एम्पलीफिकेशन होने के बाद में जो बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है वो एम्पलीफाइड हो जाता है। तो एम्पलीफाइड सिग्नल तथा इनपुट सिग्नल, जो हमने इनपुट में सिग्नल दिया है, इनपुट सिग्नल के फेज में जो अंतर पैदा हो जाता है वो कहलाता है फेज डिस्टोर्शन। इस प्रकार के जो डिस्टोर्शन होंगे उनको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट में जो सिग्नल हम दे रहे हैं उनकी दोनों की जो साइकिल होती हैं, दोनों जो
हाफ साइकिल से बने पूरा सिग्नल जो तैयार होता है तो वो 2 हाफ साइकिल से मिलके होता है। उसको हम क्या करते हैं कि दोनों को समान रूप से हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करना चाहिए, जिससे इस दोष को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 4 में आता है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। क्रॉस ओवर जो डिस्टोर्शन होता है उसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, करंट जब हम उसमें प्रभावित करते हैं तो क्या होगा कि आउटपुट जो वेव होती है उसमें विकृति बन जाती है। इस प्रकार का डिस्टोर्शन होगा कि उसे क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहते हैं। इस डिस्टोर्शन को हम दूर करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पर हम क्या करते हैं, जो 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं उसे वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। जो बेस के ऊपर 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं, कल ही मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि ट्रांजिस्टर के बेस में 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 जो लगाते हैं उसे वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। उन वोल्टेज जो डिवाइडर है वो सीरीज में लगे होते हैं दोनों, तो वहां पे क्या होगा, जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस या वोल्टेज डिवाइडर जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो ट्रांजिस्टर के बेस को क्या करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर को बेस वाइज को क्या करता है, स्टेप लाइन स्थिर करता है। यहाँ पर इन डिस्टोर्शन और नंबरिंग सिस्टम आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है। आप इनकी जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। जब भी कॉलेज आपकी लगेगी कोरोना काल समाप्त होने के बाद में, तो सभी नोट्स को मैं लैब के अंदर चेक करूँगा। तो जितने भी ट्रेनी हैं आप इस नोट्स को तैयार रखेंगे। थैंक्स।